नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जनसदन वीआईपी न्यूज पे। और आप जानते हैं उत्तराखंड में प्रथम चरण में चुनाव थे, वो समाप्त हो चुके हैं। अब उत्तराखंड में बहुत सारी और चीजें हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, कार्य हैं जो हो रहे हैं। उस बीच में उत्तराखंड में जो विद्युत की दरें बढ़ी हैं उसको लेके एक विमर्श आज हम करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हैं कांग्रेस से गिरिराज किशोर हिंदवान जी, बीजेपी से संजीव वर्मा जी और यूपीडी से दीपक रावत। अगर हम बिजली का देखें तो हमारे इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। प्रोडक्शन के हिसाब से हम पायनियर हैं। इसलिए जो मेन दरें बढ़ी हैं, अगर हम सालों का विवेचन करें, स्पेसिफिकली अगर हम 2014 के बात करें तो 15-16 में करीब 7.3% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद जो बड़ी वृद्धि हुई थी 17-18 में 5.8 की, उसके बाद 23-24 में पिछले साल 9.64 की और 24-25 में अभी लगभग कुल मिला के 7% से ऊपर की वृद्धि है, जो घरेलू और अघरेलू में मिला के दोनों अलग अलग है। अघरेलू में ज्यादा है जैसा होता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी के पास। वर्मा जी, अगर हम ये देखें, हम ऊर्जा प्रदेश हैं, हम बिजली डेवलप भी करते हैं, उसके बाद भी बिजली दरों का साल दर साल बढ़ना, क्या ये एक तरह का हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं है? क्योंकि एक ही चीज है जो हम प्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए भी अगर हमारे ही प्रदेश को बिजली दरें ज्यादा देनी पड़े। संजीव वर्मा जी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि वर्तमान में 2024-25 में बिजली मूल्य में वृद्धि हुई। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, ये वृद्धि निरंतर होती रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट में जब लगातार वृद्धि होती है तो बिजली मूल्य में वृद्धि करनी होती है। किंतु जो नियामक आयोग है, नियामक आयोग के द्वारा जो वृद्धि दर की एक सिफारिश की जाती है, प्रस्ताव दिया जाता है, सरकार जन भावनाओं का आदर करते हुए उससे जितना मिनिमाइज वृद्धि कर सकती है उस और पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, और जिससे ताकि जनता के ऊपर भी कोई बहुत अतिरिक्त भार और प्रभाव ना पड़े, और इस प्रकार की वृद्धि करते हुए। और यदि आप अन्य राज्यों से कंपैरिजन उत्तराखंड का करते हैं तो उत्तराखंड में बिजली की दरें पूरे देश भर में सबसे कम है। आप यदि दिल्ली की बात करें, अन्य प्रदेशों की बात करें, तो उत्तराखंड से त्योड़ी और 2 गुनी दरें अन्य प्रदेशों में है। चाहे हम डोमेस्टिक की बात करें, चाहे हम कॉमर्शियल की बात करें, यहाँ पर हम किसानों को जो बिजली दरें हैं उसमें रियायत देते हैं, हम अपनी इंडस्ट्रीज में रियायत देते हैं, और लगातार जितने भी हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए तमाम सब्सिडीज आदि की भी घोषणाएं लगातार सरकारें करती रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का जो एक लक्ष्य और ध्येय मानकर हम लोग चलते हैं, सबका लिए सोचना है, एक समान सोचना है, और इसी ध्येय को लेकर हम लोग लगातार काम करते हैं ताकि किसी के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। गिरिराज जी, मैं एक सवाल आपके पास लेके आया कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ चुनाव थे, नियामक आयोग ने जो कहा वो प्रोस्पेक्टिव कहा 1 अप्रैल से, तो क्या सरकार की इसके पीछे कोई मंशा थी कि हम पहले वोट पड़ जाने दें, उसके बाद इस बढ़ोतरी की बात करें? श्रीवास्तव साहब, पहले तो आपको मैं धन्यवाद ही। भाजपा की सोच रही है, भाजपा निश्चित रूप से ये कॉमन मैन भी जो इस बात को समझता है और समझ रहा होगा, ये सारी चीजें विजिबल है जो अभी आपने प्रश्न किया मुझसे कि चुनाव निपट जाए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन का पहला चरण जो हमारा था, हमारा उत्तराखंड पहले चरण में था, जैसे ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन निपटा और ये लोग
अब आप सोचिए, आज भाजपा क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन दे रही है कि निश्चित रूप से ऊर्जा प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश इन्हीं के द्वारा गाया जाता है। आज तक श्रीवास्तव साहब कोई जल विद्युत परियोजना बता दीजिए मुझे जो इन्होंने शुरू किया हो, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन उत्तराखंड में हुई हो ढंग से। इसके अलावा जो है आज जो स्थितियां हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं सर, जो सरोकार है जनता से जुड़े, आज जनता महंगाई से पूर्ण रूप से आच्छादित है और पूरी तरह से इस समय त्रस्त है। पर आप सोचिए, ये जो लोड पड़ा है मिडिल क्लास पे, क्या इनकी सोच है, किस हिसाब से, किस दिमाग से लोग चल रहे हैं सर। उत्तराखंड में भाजपा जो सरकार है, ये सर्वसार करने वाली बातें हैं। आज जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो गांव है सर, 10,000 फीट से ऊपर के, आप सोचिए सर, उत्तरकाशी है, थोड़ा है, धारचूला है, आप वहां की परिस्थितियां और स्थितियां, विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं सर। और श्रीवास्तव साहब, वहां की स्थिति देखो आप, कि आपने डीएम अपनी तरफ से चिन्हीकरण करके भेज रहे हैं, अपनी तरफ से जो एक प्रोसेस होता है उसको भेजा जा रहा है, अधिसूचना राजस्व विभाग उसकी जारी नहीं करता अभी तक। वो लोग जो उनको लाभ मिलना चाहिए, जो वाकई एक विषम परिस्थितियों में वास कर रहे हैं लोग हाई एल्टीट्यूड में, उनको बिजली के दाम जो है, जो मानकों के हिसाब से जो उनको मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं हो पाया। अब आप सोच सकते हैं सर कि कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत होगी ना, जब आप इस तरह के रिजल्ट देंगे सर लोगों के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए। पर्वतीय राज्य, जो पृथक राज्य मांगा गया सर, उत्तराखंड राज्य मांगने के पीछे वही तो सब एक सब थीम यही थी, एक सोच यही थी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो आखिरी पायदान में जो ग्रामीण बैठा हुआ है, उस तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। लेकिन भाजपा आज पूरी तरह से, पूरी कैबिनेट, समूचे इनके विधायक राजधानी में बैठ के, एसी में बैठ के सर डिसीजन ले, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है सर। आपके वाले आप देखिए क्या स्थिति है। और आज क्लेरिफिकेशन जो है लगातार है, अगर आप इनको बिठा के पूछते हैं प्रवक्ताओं से, तो ये पूरी तरह से रट रूट के पूरा आके और अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं सर, हम बिल्कुल ठीक है। अगर बढ़ रहे हैं दाम और जनता, वाकई जनता को निचोड़ा जा रहा है उत्तराखंड की निश्चित रूप से, तो सर आप सोच सकते हैं किस स्थिति में इस समय प्रदेश चल रहा है, कैसे लोगों के हाथ में प्रदेश है सर। इसमें कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है, निंदा करती है, और अभी आंदोलनरत होगी पूरी समूची पार्टी, पूरा संगठन कांग्रेस। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग पूर्ण रूप से, पूरी पार्टी हमारी संगठित है और चाहती है पुरजोर तरीके से कि उत्तराखंड का एक एक नागरिक जो वास कर रहा है, और वाकई जो गरीब जनता है, मिडिल क्लास को और गरीब को तो इन्होंने मार दिया सर, लेकिन वो सोच है ही नहीं, जन सरोकारों से कोई मतलब ही नहीं सर। भाजपा देखिए क्या है, ये जीत भी तो रहे, सवाल ये है कि जनता किस तरफ जा रही है, ये देखिए। आज ये जीत भी तो सर, ये पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुआ है सर, अब इनको रिजल्ट तो आने दीजिए सर। आप सोचिए सर, हम उस प्रदेश में हैं सर, जहाँ 13,000 लोगों ने मतदान नहीं किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है सर इस प्रदेश का, उनकी पीड़ा सोचिए। अगर हम ये देखें इस तरह, अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है 23 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे और क्षेत्रों में टंकियां बनाई गई। उन टंकियों में पानी वैसे ही नहीं जाता था, वो एक तरह का छोटा घोटाला ही हो गया था कह के। और अगर हम इसको देखें, अब तो रेट और बढ़ गए हैं, तो वहां का प्रशासन या किस तरह से इसको देखेगा, क्या ये घोटाला और बढ़ेगा, पानी की विषमता पर्वतीय क्षेत्रों में और बढ़ेगी। और मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बार बार जब पीडी का कोई आता है, मैं इसलिए कहता हूँ, आप क्षेत्रीय दल, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रदेश के लिए, वो और ज्यादा होनी चाहिए। जनता ऐसा देखती है, जनता ऐसा सोचती है, तो उसमें आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और क्या आगे का सेट ऑफ एक्शन? जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो मंचों से सपने दिखाए थे इस उत्तराखंड के जनमानस को, उनके साथ धोखा किया है। ये इंतजार कर रहे थे, जैसे कि आपका बिल्कुल सही कहना है, ये इंतजार कर रहे थे कि एक बार यहाँ चुनाव निपट जाए, उसके बाद यहाँ पर इन दरों को बढ़ाया जाए। और सबसे ज्यादा जो असर अगर किसी एक वर्ग में हो रहा है, तो वो वर्ग है मध्यम वर्ग।
वो कौन सा मध्यम वर्ग है? वो मध्यम वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट देता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके जिस तरीके से तर्क और वितर्क दे रहे हैं इस विषय पर कि ये तो बढ़ना ही था। आप अंदाजा लगाइए कि 20 से 25 रुपए तक का आपने उनको सरचार्ज बढ़ा दिया है। आपने उनको अब तो ये तो पहले ही है जो 100 यूनिट तक जो खर्च कर रहा है उसको 15 रुपए बढ़ा दिया गया है, जो 200 यूनिट कर रहा है उसको 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। इस तरह की आपने जो सरचार्ज बढ़ा के एक फिक्स चार्ज जो है वो बढ़ाया है, उसका सीधा सीधा असर यहाँ पर मध्यम वर्ग को पड़ेगा। और इसकी उत्तराखंड क्रांति दल घोर निंदा करता है कि आपको ये देखना चाहिए था कि आप आय के स्रोत तो किसी के बना नहीं पा रहे हैं इस प्रदेश में, और आप उनसे उनका बिल्कुल खून चूसने के लिए तैयार है। बिजली इस ऊर्जा प्रदेश का दम भरने वाले आप बोलते हैं, इस ऊर्जा प्रदेश में यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में और अति विषम परिस्थितियों में गांव जो है सीमांत इलाकों में, उनको तो उत्तराखंड क्रांति दल कहता है कि आपको उनको बिजली फ्री देनी चाहिए। ये उस बिजली फ्री देने की बातें करते हैं। आपकी वर्तमान सरकार श्रीवास्तव जी ग्रीन बोनस के नाम पे ये पैसा मांगने के आप देते हैं, 3 लाख करोड़ का ये पैसा मांगने के लिए तैयार है केंद्र से। तो उस ग्रीन बोनस का फायदा भी तो होना चाहिए। अब जो सुदूर प्रांत में रहने वाले जो हमारा पहाड़ का निवासी है, जो उसको कुछ तो सुविधा देनी चाहिए। अब वहां पर जो बिजली है, कम से कम बिजली इस प्रदेश में फ्री हो। विडंबना ये है कि उत्तराखंड बिजली का महत्वपूर्ण प्रदेश है, उत्पादन करता है, अन्य प्रदेशों को बिजली यहाँ से उत्पन्न होकर जाती है, विद्युत करता है, लेकिन बिजली बिल दूसरे प्रदेश वाले अपने घोषणा पत्र में जारी करते हैं, उत्तराखंड वाले में नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो 8 पर्वतीय जिले हैं उनमें कम से कम उनकी बिजली फ्री तो करिए। अब बिजली फ्री तो नहीं कर सकते तो कम से कम 50% कम तो करिए। इस विषम परिस्थितियों में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी में उनको और ज्यादा विषम बना दिया है। कम से कम उनके जीवन को सरल बनाने की कोशिश करिए, विषम से और विषम बनाने की कोशिश करिए। आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वर्तमान में सरकार उनकी है, मैं चाहूंगा कि वो इस तरफ ध्यान दें। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी ना करें, जुगनों की सरकार ना बने, और जो वास्तविकता है धरातल में एक आम आदमी का जीवन सरल करने के लिए, पहाड़ में जो जीवन सरल करना है उसको जीवन सरल करने के लिए जो कार्य कर सकते हैं उसको करिए। सचिव वर्मा जी, अभी मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कुछ जवाब दिए, उसी को मैं आपके एक्सटेंड। सरकार ने एक बड़ी परियोजना लाई, जैसे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे पानी की टंकियां काफी बड़ी संख्या में निर्माण हुआ था, और ये बहुत बढ़िया कदम था सर। पर जो देखने में आया वो ये कि 70-80% टंकियों में, ज्यादा ही है, मैं ऑफिशियल डेटा पे ही रहूंगा, 70-80% टंकियां ऐसे ही खाली रही। तो निश्चित सी बात है विपक्ष उस पर एक बात कहता है कि साहब ये तो एक तरह का घोटाला ही हो गया, क्योंकि जो बनाया उसका कोई इस्तेमाल नहीं। अब चूंकि दाम और बढ़ गए, तो जो प्रशासन वहां पे होगा वो किस तरह से इन चीजों को आगे बढ़ाएगा। और दूसरा, आप क्या सोचते हैं कि किन चीजों को और अच्छा किया जाए तो इस तरह की सुविधा, या जो जनमानस ने आपको दोबारा से चुना है उसको ये लगे कि हाँ साहब परिस्थिति की हमारे लिए हमारी सरकार के द्वारा अच्छी। लेकिन मैंने पहले भी कहा, सरकार जनहित के लिए, जनता के लिए, जनता के सरोकारों के लिए, जनता को कैसे हम और ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे उनका जीवन स्तर को उन्नत कर सकते हैं, उच्चीकृत कर सकते हैं, इस दिशा में लगातार काम कर रही है। और जैसा अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपके समय में 50,000 से ज्यादा ऐसे गांव थे जिन्होंने आज तक आजादी के 65, 70, 75 साल के बाद तक एक बिजली का बल्ब के भी उन लोगों ने दर्शन नहीं किए थे। अंधेरों में रहते थे, लैंप पर लालटेन के रोशनी में अपना जीवन यापन करते थे। और ऐसे समय में 2014 के बाद ऐसे तमाम गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भी जनता पार्टी की सरकारों ने किया। हमें तो बात पे होना और देखिए, अभी आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है, तो मैंने कहा सर, जनता को सुविधा देने के उद्देश्य से, और आपने बिजली के बिल की बात करी, बिजली की वृद्धि की बात करी, तो हमारी सरकार ने सोलर रूफटॉप
की जो एक बड़ी स्कीम हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से ऋण की व्यवस्था कर रही है और उसमें 80% तक की सब्सिडी की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की गई है, जिससे हमारा घर का बिजली का बिल 0 होगा। कोई एक तरह से बिजली फ्री होगी। थोड़ा सा अभी के पास हाँ एक बताना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर जनरल कनेक्शन 2 किलोवाट का है तो क्या खर्चा आएगा, जनता उसमें क्या कर सकती है ताकि उनको ये लगे कि हाँ साहब ये परियोजना तो बिल्कुल आ गई हमारे। देखिए, सोलर पैनल लग रहे हैं, अब वो उसमें जो हमारा उरेडा विभाग है, उरेडा के पास वो अभी जो एप्लीकेशन आमंत्रित कर रहे हैं और आपका जितना भी लोड है और जितना आपके पास स्पेस है उस स्पेस के हिसाब से अगर आपका घर का लोड 2 किलोवाट का है, यानी कि आप घर के अंदर यदि 500 वाट इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि आप उसमें उत्पादन 700 वाट का कर रहे हैं तो 500 वाट आपका एब्सोल्युटली 0 बिल हो गया और अतिरिक्त जो 200 वाट होगा वो 200 वाट आप ग्रिड में बेच सकते हैं, 200 वाट आप बिजली विभाग को देके एक अतिरिक्त आय का आपके लिए स्रोत बनता है। तो एक सबसे पहला तो लाभ उसका ये हो रहा है कि बिजली बिल आपका 0 हो रहा है, घर का एक खर्च कम हो रहा है और साथ ही साथ आपका आय का एक अन्य साधन डेवलप हो रहा है। जिस तरह मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो श्रीमान जी आप तो छीनने वाले हैं, हम देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को बनाया, उत्तराखंड राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया और टैक्स हॉलिडे देने का हम लोगों ने काम किया। और किंतु आपकी सरकारें जैसे केंद्र में आई, जैसे केंद्र में आपकी सरकार आई, आपने विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया, औद्योगिक पैकेज को छीनने का काम किया, टैक्स हॉलिडे को छीनने का काम किया। श्रीमान जी अब जब अपने आप को पहले ये अपडेट करिए, अपने आप को ये अपडेट करिए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी और माननीय तिवारी जी ने एक बार उनको बोला कि हमको यहाँ पर औद्योगिक पैकेज की आवश्यकता है। उन्होंने 500 करोड़ की डिमांड करी थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा मन दिखाते हुए और उत्तराखंड के भविष्य की चिंता करते हुए 500 की जगह 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज देने का काम किया। और ऐसी स्थिति में जबकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ होने वाला नहीं था, लेकिन राजनीति से ऊपर उठते हुए इस तरह का एक कदम उठाना मैं सोचता हूँ एक बड़ा कदम है और एक अप्रिशिएबल है। कहा सरकार में आप ही रहे हैं तो निश्चित सी बात है जिम्मेदारी तो आपकी भी, लेकिन अगर पूरे उत्तराखंड का कार्यकाल आज तक देखें तो निश्चित सी बात है नारायण दत्त तिवारी जी का जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम युग था। चाहे यहाँ का सिविल अस्पताल का फैसिलिटी ले लीजिए, ये तो मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे आपके एरिया चिन्हित किए गए जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए पॉकेट्स बनाए गए। देखिए ये बात तो जिम्मेदारी आप पे भी आती है कि क्या किया गया, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और जनता से क्या कहते हैं। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि इन्होंने जनता को छला है तो वो सक्षम है, और आप समझिए एक बार जीतने के बाद दोबारा जीतने का मतलब ये भी तो होता है कि जनता उनके बातों से संतुष्ट है। आप जब ये बात अभी लेके आए पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जो समय था 2002 और 2007 के बीच में, तो ये तो निश्चित उत्तराखंड की पूरी समूची जनता इस बात को जानती है कि इस प्रदेश के बनने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया वो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के समय में तैयार किया। एक विजनरी नेता, उनकी एक सोच थी, दूरदृष्टि थी। निश्चित रूप से फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो सिडको जो लाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम अप्रिशिएट करते हैं, वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री थे निश्चित रूप से, लेकिन आप अगर उनकी जगह कोई दूसरे प्रधानमंत्री भी होते तो सर एक सिस्टम एक पूरा
एक सिस्टम बना हुआ है, और निश्चित रूप से अगर कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का अगर जाता है और कहीं केंद्र में कोई भी प्रधानमंत्री होते, वाजपेयी जी को अप्रिशिएट बार बार कह रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी करती है इस बात के लिए, निश्चित रूप से उन्होंने सुना पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, लेकिन ये बोलना कि नहीं साहब, अगर वाजपेयी जी जो है उन्होंने पूरा सब कुछ अगर उन्होंने दिया है, बजट दिया, निश्चित रूप से मिलना था उस बजट को। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी उस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे देश को, देना था उनको, और यहाँ पे उस पैसे को पूरी तरह से सिडकुल में फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो लगी है, और भी जो जितना भी इंफ्रा में कई चीजें आती हैं, आपने सिविल अस्पताल की बात की, पंडित नारायण तिवारी बहुत बड़ा कि जन सरोकारों से बिल्कुल सर, सीधा उसी बात पे सर, मैं आज सोच भी ये हुई, एक छोटा सा राज्य है, इस राज्य को पृथक राज्य जब हमने बनाया उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड की जो मूलभूत सुविधाएं वो पर्वतीय क्षेत्र, सर मैं देहरादून और ऋषिकेश और हरिद्वार की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सर उस पर्वतीय क्षेत्र में जो आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ उस तक हमने तो दर्जा भी दिया। आज सर मैं एक चीज बताऊं आपको, आज इनके सामने बात रखी जाती है विलेज टूरिज्म की, हॉर्टिकल्चर। आज हिमाचल को सर क्यों एग्जाम्पल नहीं बनता, हिमाचल को एक रोल मॉडल बना के क्यों नहीं सरकार चलती है सर? यशवंत सिंह परमार जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, यशवंत सिंह परमार जी जो है मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को, सब समूचे विधायकों को बुला के गाँव चलो, उन्होंने सर आज वहां का जो सेब है, आज वो डिलीशियस सेब है, क्योंकि साइंस को इन्वॉल्व किया, विलेज टूरिज्म वहां का बिल्कुल चरम पे है। आज सर वो चीजें यहाँ क्यों नहीं हो सकती सर? हरीश रावत जी का जो पीरियड रहा सर 2012 और 17 के बीच का, हमने पारंपरिक 5 से 7 करोड़ और संजीव जी पर्वतीय क्षेत्र में जो ग्रामीण वास कर रहा है उसकी विकास के लिए काम करवाएंगे आपसे, काम 3.5 वर्ष पीछे बोलने की कुछ नहीं, आप लोग झूठ बोलते हैं। आप देखें उत्तराखंड के विकास को तो काफी चीजें डिसबैलेंस है। दीपक रावत जी देखते हैं है कि हाँ भाई पिछले साल के शासन में पर्वतीय क्षेत्र हमारे पलायन का बहुत सुविधाओं का अभाव है, तो पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ऐसे में अगर राजनेता ये कहें कि साहब शीतकालीन सेशन जो है आप उत्तराखंड में रख लीजिए, तो आपको नहीं लगता ये राजनेताओं, जो भी किसी भी पार्टी का हो, ये राजनेताओं द्वारा जनता के मुंह पे मारा गया एक तमाचा है? क्योंकि जिस पहाड़ी प्रदेश के लिए लड़ाई हुई, जिसके लिए ये पहाड़ी प्रदेश बना, वहां पे गैरसैंड पे एक सेशन करने के लिए अगर ये कहें कि साहब ठंड है, कोई राजस्थान तो है नहीं, तो आपको नहीं लगता कि क्या इस तरह का नेताओं का एटीट्यूड भी इसके लिए जिम्मेदार है कि साहब पहाड़ी प्रदेशों में अभी तक इस तरह की आपका चीजों का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है? जी आपका कहना बिल्कुल सही है, और इसके अगर मूल जड़ में जाइएगा तो समस्या वहां है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये कभी भी उत्तराखंड बनाने के पक्ष में थे ही नहीं, ये इस अवधारणा में थे ही नहीं कि एक पृथक राज्य बने। और आज जो परिस्थितियां बनी है, राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, ये दोनों के दोनों राज कर रहे हैं, दोनों ने दोनों बार
कांग्रेस ने राज कर दिया। और इनकी नीतियों में, चाहे वो राष्ट्रीय नीतियां हो या राज्य की नीतियां हो, केंद्र में यहाँ का जो पहाड़ का व्यक्ति है वो केंद्र में नहीं है। और जब तक केंद्र का व्यक्ति, जो पहाड़ का जो व्यक्ति है, वो सारी नीतियों में उसको, सारी नीतियां उसको केंद्र में रख के नहीं बनाई जाएंगी, तब तक यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं, उसका सामना यहाँ के मूल निवासी को या यहाँ के सुदूर प्रांत में रहने वाले वासी को करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दिक्कत क्या है कि जब आपने सपना देखा ही नहीं था, वो तो ठीक है कि जनता इनको लगातार चुन के भेज रही है, लेकिन ये पृथक राज्य का सपना ना भारतीय जनता पार्टी का था ना कांग्रेस का था, ना इन्होंने उसको लेकर आंदोलन कर रखा है, ना उन्होंने सहानुभूति दे रखी है। लेकिन यही समस्या उत्पन्न हो रही है। और जब तक ये समस्या रहेगी, अभी आपने देखा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में यशवंत पवार जी को पता था कि अगर हम अलग हिमाचल पहाड़ी राज्य बना रहे हैं तो उसकी समस्याओं में हमें कौन सी समस्या आनी पड़ेगी, तो उन्होंने भू कानून को वहां पर सवाल रखा। वहां के जो लोग थे, मूल निवासियों को उनके हकदार जो थे, उनके हक को बचाने का अधिकार को देने के लिए उनको अधिकार दिया। लेकिन उसका जस्ट उलट भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हिमाचल में राज कर लेते हैं, लेकिन हिमाचल की वो जो नीतियां हैं, जो अपने वहां के लोगों को, वहां की संस्कृति को बचाने के लिए, वहां के लोगों के मूल अधिकारों को बचाने के लिए जो नियम कानून है, उत्तराखंड में लागू नहीं करते हैं। कम से कम उसी का यूज कर ले, उसी को उत्तराखंड में लागू कर ले। संजीव वर्मा जी, देखिए सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे अभी जो हमको अच्छा लगा कि भाई विकास प्रदेश का होना चाहिए, तो सरकार ने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ एक बड़ा इवेंट भी यहाँ हुआ था, उसमें 3.5 लाख करोड़ के करीब की डील। बहुत सारी ऐसी यूनिट्स है जिसमें बिजली भी एक समस्या है, जिसमें बिजली भी एक मेन इंग्रेडिएंट है। अगर ऐसा है तो आप उनको किस तरह से कन्विंस करेंगे? और ये सवाल जो बार बार उठ रहे हैं हर पार्टी की तरफ से कि साहब अगर सुविधाएं दी जा सकती है बगल के प्रदेश में, तो क्या अब वहां पे भी आपने और कांग्रेस ने राज किया है, तो क्या उन चीजों को यहाँ जन सुविधाओं के हिसाब से कॉपी नहीं किया जा सकता? संजीव वर्मा जी, देखिए अभी जो हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ था, 3,54,000 करोड़ रुपए का MOU उसमें साइन, 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो MOU अभी तक ग्राउंडिंग उसकी हो चुकी है। और उसमें हमने जितने तमाम इन्वेस्टर से एक वायदा किया है, एक उनको आश्वस्त किया है कि आपके जो यहाँ पर यूनिट्स लगेंगे उसमें आप स्थानीय युवाओं को 70 से 80% तक स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही जो आपको बिजली, उसकी बिजली की दरों में हम आपको 20% के आसपास तक का सब्सिडी देंगे। और तमाम सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जितने भी आपका पेपर वर्क है उसको त्वरित तौर पर हम उसको जल्दी ताकि आप अपनी यूनिट को इंस्टॉल कर सकें और अपना उत्पादन आरंभ कर सकें। जितना जल्दी उत्पादन आरंभ होगा उतना जल्दी हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और ऐसी तमाम यूनिट्स में 1 लाख से अधिक हमारे युवाओं को, स्थानीय युवाओं को उसमें रोजगार मिलने जा रहा है। और इस बात का सरकार ने पहले एक आश्वासन उनको सुविधाओं का जब दिया तो उनसे इस बात का एक भी लिया है कि आप हमारे उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को 70 से 80% तक का उसमें रोजगार भी देंगे। तो ये एक तरह से 2 आयामी एक तरह से काम हुआ है। ये रोजगार भी हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, औद्योगिकरण भी हो रहा है, पलायन से मुक्ति पाने की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़े हैं, विकास यहाँ पर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। तमाम तरीके से यदि आप देखते हैं, और जब भी बात विकास की आती है तो मैं सोचता हूँ उसमें कोई पक्ष नहीं और कोई विपक्ष नहीं, क्योंकि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन्स है उनको लाभ मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पार्टी का हो। तो हम सब उत्तराखंड के विकास के और एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ हमको काम करना चाहिए। और अपने कोई ऐसे पॉजिटिव सुझाव हैं तो वो भी हमको सरकार को देने चाहिए कि हमारे ये सुझाव हैं, यदि सरकार इन सुझावों को माने तो इससे हमारे उत्तराखंड के युवाओं को लाभ मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। उत्तराखंड, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक विजन है कि 2025 में हमने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है,
हम उस दिशा में उत्तराखंड को लेकर जाएंगे और मैं सभी का इसमें लाभ होने वाला है। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ हम सब लोग आगे बढ़े। गिरिराज जी, अभी चुनाव से जस्ट कुछ दिन पहले दो बड़ी चीजें हुई उत्तराखंड। एक तो भू कानून के लिए स्वबूत आंदोलन हुआ और जितनी जनता सड़क पे निकली शायद इस पिछले 23 सालों में नहीं निकली थी। दूसरा, रोजगार को लेके भी बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आंदोलन, उसमें कुछ में आप भी सहयोगी थे। पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो ऐसा क्या हुआ कि आप जैसे आप रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम रोजगार को देखें तो उसको लेके एक लड़का ऑलरेडी पढ़ रहा था, तो कहाँ कांग्रेस पार्टी को दिक्कत आई कि वो उसके साथ चले, उसकी बजाय कांग्रेस पार्टी ने किन नीतियों को ध्यान में रख के अपना एक अलग रिप्रेजेंटेशन दिया? देखिए सर श्रीवास्तव जी, जहां तक सवाल जो है रिप्रेजेंटेशन का है या कैंडिडेट जो फाइनल किए गए, वो केंद्रीय नेतृत्व सर कमेटी बैठती है और वो फाइनल करती है। तो निश्चित 5 के 5 पार्लियामेंट्री एरियाज में जो हमारे कैंडिडेट क्या केंद्रीय नेतृत्व, अगर ये बात भाजपा कहती तो भी मैं पूछता है, आया ही नहीं बात, क्या केंद्रीय नेतृत्व आपके इनपुट को लेता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता? नहीं सर, बिल्कुल इनपुट को लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जाए। सवाल यही था सर कि कहाँ रह गया और क्या सोच के जनता के वेलफेयर के लिए देखिए क्या सोच थी। देखिए अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो सर उसके सर नतीजे, उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं 4 जून। निश्चित रूप से आपको उसमें एक चौंकाने वाले परिणाम भी आपको दिखेंगे। लेकिन सर एक चीज मैं रखना चाहूंगा इसके वास्तव साहब, एक मूल में जो है निश्चित रूप से मैं भी इनकी बात से भी मैं सहमत था सही। देखिए उत्तराखंड राज्य के बारे में अगर हम लोग सोच रखते हैं और पॉजिटिव सोच अगर रखते हैं सर, अगर बात रखता हूँ सर अपनी पार्टी की तरफ से, तो निश्चित रूप से सर पहाड़ का जो विकास है, पर्वतीय क्षेत्र आगे जो बढ़ेगा सर, वो विलेज टूरिज्म की अगर मैं बात हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो इसलिए करता हूँ सर कि मैं पहाड़ से आता हूँ, मैं पहाड़ में जाता हूँ सर, और पहाड़ की जो भौगोलिक जो स्थितियां हैं, पहाड़ में सर अभी गाँव खाली हो चुके हैं, निश्चित रूप से पलायन हो चुका है, काफी कुछ पलायन हो गया, लगभग 70% पलायन है सर, 65-70%। गाँव में सर जो वास कर रहा है, गाँव में सर जो लोग वास कर रहे हैं वो सब लगभग गरीबी रेखा से नीचे गरीब लोग या मिडिल क्लास जो लोग वहां वास कर। अब आप ये देखिए सर कि वो गांव जो खाली पड़े बैठे हुए हैं, मैं सर इनके सामने जितने भी प्रवक्ता आते हैं, मैं ये बात में रखता हूँ इनके आगे कि आप विलेज टूरिज्म में आप उस गांव को आप हाइजीन करिए, जो टूटे हुए घर हैं उसके लिए कोई एक नीति ऐसी तैयार करिए, उनको आप हाइजीन करके साफ सुथरा करके, वही घर आपके जो पटाल वाले घर है उसी को आप मेंटेन करो। निश्चित रूप से जो टूरिस्ट है सर, ये बहुत छोटी बात हो सकती है सर, क्लोज करेंगे है ना सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि इनकम ऑफ सोर्स एक बहुत बड़ा बन सकता है। जो गांव में जो रोजगार है, आपने बात की श्रीवास्तव साहब, इस बात को इसलिए ले आया, तो गांव में जो वास कर रहा है गरीब लोग, जो वास कर रहे हैं इस समय जो गांव में रह रहे हैं, निश्चित रूप से उनके पास संसाधन नहीं, उन लोगों को सर रोजगार। हॉर्टिकल्चर में सर सेब इतना सा सेब हो रहा है पौड़ी में, क्यों हो रहा है सर? उसको आप इन्वॉल्व करिए साइंस को, विज्ञान को उसमें डालिए, तो निश्चित रूप से डिलीशन भी मिलेगा सर। ये सारी चीजें, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर कि इनकी नियत में, भाजपा की नियत में सर एक फूट है। आप सोचिए सर कितना बड़ा बात है कि आप चुनाव के दौरान बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, चुनाव जैसे ही संपन्न होता है सर, आपने ये जो है अभी जो किया बिजली की दरें जो बढ़ाई, उसके तुरंत बाद आपने एक्शन लिया। सोचिए सर, जनहित की बात होता है सर, जनहित की बात ठीक है, जनता से जुड़े सरोकार हिस्सा भी होता है। अगर ये जनता के साथ जनता को छलने का काम अगर करते हैं सर, तो निश्चित रूप से कांग्रेस आप सुनते नहीं। अगर हम गढ़वाल में देखें तो स्थितियां ज्यादा विषम, यही नहीं सर, आप अगर हुमायूं देख लीजिए, माल्टा के बागों में माल्टा अभी तक पड़े हुए हैं जमीनों पे, उठाने वाला कोई नहीं सड़ रहा। तो क्या एक क्लोजिंग कमेंट है, इसे आपको सिर्फ 2 मिनट का समय देंगे, आप ये बताइए क्या सोच रखते हैं आप, किस तरह से इन चीजों को बढ़ाया जाए? सरकार तो जो कर रही है या नहीं कर रही है उसका जवाब अभी सरकार। देखिए निश्चित रूप से जो परंपरागत तरीके से जो कृषि होती है उससे बाहर लाना पड़ेगा, हमें लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा, जो वनस्पति के हिसाब से जो पहाड़ की है उसके हिसाब से जो उनको। संजय वर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट कि क्या भाजपा सोचती है कि किस तरह से इसको करेगी? बस 10 सेकंड। देखिए, फल पट्टी को विकसित करने की दिशा में जो सरकार लगातार कदम उठा रही है,
चाहे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और तमाम इस तरह का, जिससे पलायन भी रुके। और होम स्टे के क्षेत्र में अब 4200 से ज्यादा होम स्टे इस समय पंजीकृत है और लगातार पलायन को रोकने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं सोचता हूँ इसका लाभ हमारे स्थानीय और भावना यही है कि किस तरह से उत्तराखंड का विकास हो, पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाएं पहुंचे ताकि पलायन रुके और रोजगार के साधन बढ़े। इसके साथ इस अंक को हम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत प्रणाम।